स्वागत है आपका गैस पावर साइकिल भाग 4 में जो आखिरी लेक्चर है इस टॉपिक पे। इसमें हम ब्रेटन साइकिल के बारे में बात करेंगे जो कि गैस टरबाइन रिलेटेड साइकिल है। और ये ख़ास तौर पे आपने देखा होगा इंजन में या बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी ये यूज़ होता है। और इसका जो प्रोसेस है बहुत सरल है, प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसमें फ्रेश एयर जो है फ्रेश एयर इनिशियली लिया जाता है जो कि धीरे धीरे कंप्रेशन में जाता है। कंप्रेसर है यहाँ पे तो कंप्रेस जब होता है काफ़ी हद तक तो उस वक्त उसके बाद ये फ्यूल जो है इनटेक इसमें आता है और फिर ये कंबशन होता है। और कंबशन जब होता है तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बाद में ये फ्यूल जो है आपका जो मिक्सचर ऑफ एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है ये आपके टरबाइन में चला जाता है। और टरबाइन में जाने के बाद चूँकि हाई प्रेशर पे हो रहता है तो ये फिर आपका ये टरबाइन जो काम कर रहा है ये आपका टरबाइन जो है इस शाफ्ट के थ्रू ये एक वर्क जनरेट करता है, ठीक है। और बाकी जो लो प्रेशर जब ये ऑफ कोर्स काम करता है तो बाकी जो फ्लूइड है वो लो प्रेशर पे होगा, वो एग्जॉस्ट गैस की तरह समझ लीजिए वो बाहर निकल जाता है। तो इसी जो साइकिल को अगर देखें तो ये ओपन साइकिल है क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपका एयर फ्लो इनपुट होगा और साथ में आपका फ्यूल इनटेक होगा और बाद में ये एग्जॉस्ट के माध्यम से निकल जाएगा। इसी को हम लोग इस तरह से कहेंगे कि भाई ये 1 पे आपका फ्रेश एयर गया है, कंप्रेसर से निकला और एक कंबशन चैम्बर में आपका फ्यूल प्लस कंप्रेस्ड एयर मिक्स हुआ, यहाँ पे कंबशन हुआ और उसके बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये टरबाइन पे गया और टरबाइन पे से जो है फिर एग्जॉस्ट के माध्यम से गैस निकल गई और बाकी जो टरबाइन जो है एक नेटवर्क जनरेट करता है। नेटवर्क इसमें लिया इसलिए किया कि कंप्रेसर में भी आपका ये डब्ल्यू इन है तो इसमें डब्ल्यू इन है और ये डब्ल्यू यहाँ पे आउट होगा तो डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन जो है आपका नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ओपन साइकिल है। अब इसी ओपन साइकिल को आप क्लोज साइकिल में आइडियलाइजेशन के माध्यम से आप इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं जैसे कि हमने ऑटो साइकिल और बाकी साइकिलों में भी किए थे। तो इसको हम अब क्लोज साइकिल में करेंगे और क्लोज पर सबसे आसान तरीका ये है कि जो कंबशन प्रोसेस है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे कंबशन को कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो कंबशन जो हो गया ये काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ये यहाँ पे आपका हीट आ रहा है और ये आपका कंप्रेस्ड गैस जो है आपके यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह से एक ये कंप्रेस्ड गैस जो है इस हीट एक्सचेंजर में जा रहा है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ये निकल के आता है। और जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन पे, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जॉस्ट है जो कि आपने देखा था एग्जॉस्ट है इसको रिप्लेस कर रहे हैं और इसको रिप्लेस कर रहे हैं, दो चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं एग्जॉस्ट को। इस तरह से एक कंटिन्यूस फ्लो हो गया आपका, इसमें फ्रेश एयर की बात नहीं हो रही। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपका एक मॉडल किया गया है ये सिस्टम जो कि एक गैस टरबाइन साइकिल का काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है, आइडियलाइजेशन है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बहुत पुराना जब ये डेवलप किया गया था तो 1870 में किया गया था। इसको जॉर्ज ब्रेटन ने किया था 1870 में। और ये अगर देखें तो बड़े बड़े जो इंजन्स हैं, जनरल इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल आपका बहुत बड़ा इंजन मेकर है तो उसके ये सब इंजन्स आपको कई जगह आपको मिल जाएगा, इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इसके प्रिंसिपल मिल जाएंगे और अच्छे से जो कैसे गैसेस और इंटेक किस कंडीशंस में लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं। बट बशर्ते यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं और बाद में हम उसे इनफिशिएंसी के माध्यम से हम समझेंगे क्या फ़र्क पड़ता है आपके डब्ल्यू नेट पे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोगों ने जैसे कहा कि 4 प्रोसेसेस हम लोग इसको यूज़ करेंगे जो कि एक आइडियल ब्रेटन साइकिल होगा जो कि एक क्लोज लूप होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो कंबशन वाला जो पार्ट है, जो प्रोसेस है, उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कह दिया और जो एग्जॉस्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कर दिया। और बाकी जो 2 प्रोसेस है वो है कंप्रेसर और टरबाइन वाला
ओके, ये तो हमें पहले से भी हमने यूज़ किया हुआ है। और ये सब हो जाएगा एसिन्ट्रोपिक, मतलब इसमें कांस्टेंट आइसोलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि एसिन्ट्रोपिक है, आप आइसोलेशन में है इसलिए एसिन्ट्रोपिक है। इसमें एडियाबैटिक रहेगा, दोनों चीज़ें, मतलब आपका कंप्रेसर और आपका टरबाइन। तो 1 और 2 जो है ये हो गया आपका पार्ट एसिन्ट्रोपिक और ये पार्ट हो गया एसिन्ट्रोपिक, है ना। तो ये हो गया आपका एसिन्ट्रोपिक कंप्रेशन, ये हो गया एसिन्ट्रोपिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे टरबाइन में क्या होता है, ये फ्लूइड जो है एक्सपैंड करेगी तो ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया। और ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और इसको अगर पीवी डायग्राम में आप करें तो ड्रॉ करें तो आपको ये मिलेगा 1 2 आइसेंट्रोपिक, 2 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसको आप टीएस डायग्राम में भी दे सकते हैं। तो ये 1 2 2 3 4, बस यही है फ़र्क कि ये 1 2 आपका कांस्टेंट है और 3 4 कांस्टेंट एंट्रोपी है और 2 3 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है, 4 1 जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अगर नोटिस करें तो हम लोगों ने जो शुरुआत की थी ऑटो साइकिल से फिर डीजल साइकिल में आया, डीजल साइकिल से हम ये आइडियल ब्रेटन साइकिल में आए। तो ऑटो साइकिल, आइडियल ऑटो साइकिल, आइडियल डीजल साइकिल, आइडियल ब्रेटन साइकिल। ये अगर प्रेशर वॉल्यूम की बात करें तो आपको नोटिस कीजिए कि हम लोगों ने कैसे किया था। हम लोगों ने ये कांस्टेंट जो हीट एडिशन था ऑटो साइकिल में वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, ठीक है। फिर दोनों ही केस और तीनों केस में आपको एक्सपेंशन कंप्रेशन तो करना ही पड़ेगा साइकिल के लिए। तो ये जैसे 1 2 3 4, ओके, 3 4 1, तो ये आपका, ठीक है, ये इसमें ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो ये ऑटो साइकिल था। फिर आया आपका डीजल में, ठीक है। और इस दोनों ऑटो और डीजल जो है वो कंबशन इंजन जो है आपका, जो इंटरनल इंजन की बात कर रहे थे उसके हिसाब से है, तो इंजन के अंदर ही हो रहा है सब। लेकिन ये साइकिल की अगर बात करें तो ये सिंपल सा ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि कंबशन को हमने कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज किया था, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डीजल है और अब ब्रेटन में क्या कर रहे हैं कि ये 4 1 यहाँ पे 2 है और फिर ये 3 है और ये 4 है। तो 4 1 जो है ये भी अब कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा। यहाँ पे डीजल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे था हीट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हीट रिजेक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया पीवी डायग्राम के हिसाब से, ओके, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो दोनों जो हीट एडिशन रिजेक्शन वो कांस्टेंट प्रेशर पर रहता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। चलिए अभी थर्मोडायनामिक एनालिसिस करते हैं इस ब्रेटन साइकिल का, और इसे एज्यूम करेंगे कि हम ये जो प्रोसेसेस हैं वो स्टेडी फ्लो डिवाइस है और इसे स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है। और इसमें ये भी एज्यूम करेंगे कि ये चेंजेस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब अगर हम लोग एनर्जी बैलेंस करें किसी भी इस स्टेडी फ्लो प्रोसेस का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q in
प्लस की माइनस की आउट, क्यू इन माइनस की आउट, ठीक है। अगर यूनिट के हिसाब से देखें, प्लस डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट, ये आपका निकल के आएगा एच एग्जिट, जो इंथैल्पी चेंजेस हो रहे हैं एग्जिट और इनलेट में, मतलब ये एग्जिट इनलेट, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी आप डिवाइस ले लेंगे इसमें तो जैसे कि ये डिवाइस ले लेते हैं, इसमें आप अगर लगाते हैं स्टेडी फ्लो में तो नेचुरली ई इन माइनस ई आउट जो है वो आपका डेल्टा ई जो सिस्टम में आएगा। तो फ्लो केस में आप लिख सकते हैं, टोटल जो मास भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, तो उसमें ई इन टोटल मास या हीट या वर्क की वजह से होता है। तो इसको आप रीअरेंज अगर करें तो ये एक्सप्रेशन भी आ सकता है, निकाल सकते हैं इसमें कि क्यू इन प्लस क्यू डब्ल्यू इन प्लस जो एच इन आया इनलेट वो माइनस क्यू आउट प्लस जो एग्जिट का टर्म है, आउट का टर्म है, वो दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। हमको केवल इंटरेस्ट है कि क्यू इन और क्यू आउट के एक्सप्रेशन में। क्यू इन जो है आपका, अगर देखें क्यू इन तो ये 3 और 2 के बीच में है, तो क्यू इन आपका जो आएगा H3 माइनस H2, और इसको मान के चलेंगे कि ये स्टैंडर्ड ए एजम्पशन लेंगे इसमें, तो ये हो गया CP T3 माइनस T2, ठीक है। इसी तरह क्यू आउट जो है वो है आपका 4 और 1 के बीच में, तो ये हो गया H4 माइनस H1, ये भी आपका CP T4 माइनस T1 होगा। अब इसमें अगर आप ईटा की बात करें तो ईटा थर्मल जो है ब्रेटन साइकिल अगर करें तो ये डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई क्यू इन रहेगा, जो कि 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस CP T4 माइनस T1, और यहाँ पे आ गया CP T3 माइनस T2। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, 1 माइनस T4 बाई T1 माइनस 1, और ये हो गया T2 बाई T3 बाई T2 माइनस 1, ठीक है। अब ये प्रोसेस 1, 2 और 3, 4 आइसेंट्रोपिक है, प्रेशर आपका भी सेम है। सो आइसेंट्रोपिक प्रेशर कंडीशंस में हम लोग जो एयर का या आइडल गैस का हम आराम से कोल्ड एयर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, या इन जनरल जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था वो वैसे ही है, जो रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2 बाई T1, इसको हम लोग P2 बाई P1 K माइनस 1 बाई K लिख सकते हैं, या P3 बाई P4, क्योंकि आपका दोनों सेम है, ये आपका K माइनस 1 बाई K होता है, ये आपका T3 बाई T4, तो ये आपका रिलेशन निकल के आ सकता है। तो अगर आप इसको करें तो ये सब एक्सप्रेशंस को जो आपने निकाला है और इसको प्लग इन करें इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, और इस पे करें तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ईटा ब्रेटन जो है 1 माइनस 1 बाई R P K माइनस 1 बाई K, जिसमें RP जो है वो P2 बाई P1 है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो ये नोट कीजिए कि ये T अगर PV टर्म में देखें तो ये आपका ऐसा है 1, 2, 3, 4, और ये आपका P2 है, ये आपका P1 है, ठीक है। तो यहीं पे आपका हीट एडिशन है या फिर रिजेक्शन है। तो P2 जो हायर प्रेशर है, तो P2 बाई P1 का रेशियो को हम लोग RP कहते हैं, प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो ये प्रेशर रेशियो हो गया, ठीक है। तो अभी इसी को अगर आप आगे देखें तो इसका अगर प्लॉट भी निकालेंगे आप ईटा का, तो ईटा का प्लॉट जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ये RP पे डिपेंड करेगा, और ये जो रेंज है वो टिपिकली 5 to 20 के बीच में रहती है, मतलब 20 P2 जो है 20 के आसपास रहती है, 20 टाइम्स P1 रहेगा, ये मैक्सिमम तक जाता है। और दूसरी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती है कि K पे भी डिपेंड करती है।
तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ता है जब आर बढ़ता है के बढ़ता है। तो ख़ास तौर पे आप नोटिस करिएगा जो मेजर एप्लीकेशन इसके जो हैं वो दो तरह के हो गए हैं ज़्यादातर। एक तो एयरक्राफ्ट के propulsion में यूज़ होता है आपका ये गैस टरबाइन इंजन, और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज़ होता है। तो ये दो खास उसके यूसेज हैं। अब बात करते हैं बैक वर्क रेशियो। ये जो बैक वर्क रेशियो जो है वो, जैसे आपने टरबाइन का वर्क टोटल निकला, इसमें से कुछ भाग जो है वो चला जाएगा अगर कंप्रेसर के वर्क करने के लिए। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग बैक वर्क कहते हैं। मतलब फ्रैक्शन, कितना भाग जो है टरबाइन का जो वर्क है, टरबाइन का जो निकल के आता है, कितना भाग उसका जो है वो वर्क कंप्रेसर के लिए यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बैक वर्क रेशियो कहते हैं। और ये रेशियो बैक गैस टरबाइन के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, करीबन 1/3 जो है, 1/3 जो है आपका टरबाइन वर्क आउटपुट जो है वो यूज़ होता है कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए। अगर इफ़िशेंसी आपकी टरबाइन या कंप्रेसर की कम होती है तो और ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। वही चीज़ अगर आप स्टीम पावर प्लांट में देखें तो बैक वर्क रेशियो जो है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड यूज़ होता है, और ये जो वर्क है वो चूँकि प्रोपोर्शनल है आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम के पे, इसीलिए आपका जो है रेशियो कम होता है इस मामले में, क्योंकि इतना कंप्रेस होता ही नहीं है, जबकि कंप्रेशन सबसे ज़्यादा गैस में होता है। अब अगर ज़्यादा आपको बैक वर्क रेशियो है तो टरबाइन भी बड़ा होता है तब, तो जितना ज़्यादा बैक वर्क रेशियो उतना बड़ा टरबाइन। तो इसीलिए गैस टरबाइन जो पावर प्लांट का है उसका आप नोटिस कीजिएगा, टरबाइन उसकी ज़्यादा होती है स्टीम पावर प्लांट से। अगर आप सेम नेट पावर आउटपुट कंसिडर करें और उसको फिक्स रखें तो गैस टरबाइन के पावर प्लांट में टरबाइन की साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैक वर्क रेशियो जो है वो ज़्यादा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और एग्जांपल के माध्यम से। तो ये है आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट जो कि आइडल ब्रेटन साइकिल पे काम कर रहा है। इसका प्रेशर रेशियो दिया हुआ 8 और गैस टेम्परेचर है 300 केल्विन, जो कि कंप्रेसर के इनलेट पे है, और 1300 केल्विन जो दिया हुआ है वो टरबाइन के इनलेट पे है। तो चलिए इसको हम लोग ड्राइंग के फॉर्म में हम बताते हैं। इसका प्लॉट निकल के आएगा ऐसा, अगर TS डायग्राम में देखें, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम लोग TS डायग्राम देखते हैं। ये आपका 1 2 है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर आपका आता है कांस्टेंट प्रेशर जो हीट का जो इनलेट है या एडिशन, फिर आपका है टरबाइन का है, और फिर आता है ये आपका हीट रिजेक्शन। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका कंप्रेसर वर्क हो गया, W कंप्रेसर, ये हो गया W टरबाइन, और यहाँ पे आपका Q इन है, यहाँ पे Q आउट है। नोट कीजिए ये प्रेशर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो रेशो दी हुई है RP वो है 8। इसका क्या मतलब है, ये है आपका P2 जो आपका है P2/P1, ठीक है। ये था 1 2, ये है 3 और ये 4, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया 1 2 3 4। तो P2/P1, क्योंकि ये आपका ये जो है ये कंडीशन पे प्रेशर P2 आएगा, ये पे P1 आएगा, तो इस पे इसका जो रेशियो है वो आपका RP है, ठीक है। अब हमें निकालना है गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर एंड टरबाइन। इसका क्या मतलब है, ये हमें कंप्रेसर के एग्जिट जो है वो 2 है, T2 है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, T2 निकालना है और T4 निकालना है। तो ये हमें क्वेश्चंस हैं, ये निकालना है, ये निकालना है, तो ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस है। अब इसको करने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक तो आपने अजम्पशन लगाना पड़ेगा कि ये आइडल ब्रेटन साइकिल है, इसमें आपका जो स्टैंडर्ड कोल्ड या ए स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि लगाने के लिए, ठीक है।
अब चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग प्रोसेस 1 और 2 से लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस 1 2 हो गया। तो ये क्या है, ये आइसेंट्रोपिक है, कंप्रेशन है। ठीक है, और आपके पास T1 है, T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, T1 दिया हुआ है, और इनलेट टर्बाइन का T3 दिया हुआ है। तो ये हो गया T3, अब T3 भी दिया हुआ है 1300 केल्विन। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है, आप डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन T1 चाहे तो आप टेबल से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बैक एंड फोर्थ कंसिडर करना पड़ेगा टेबल का यूज़। तो मैं बिना टेबल दिखाए इसको हम लोग ट्राई करेंगे और एज्यूम करेंगे कि आपको प्रीवियस आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं कि कैसे टेबल यूज़ करना है। तो T1 अगर दिया हुआ है 300 केल्विन, तो यहाँ से हमें निकल सकता है, यहाँ से हम निकालेंगे H1 जो आप टेबल से निकाल सकते हैं। ये निकल के आता है 300.19 किलो जूल्स पर केजी। और फिर ये भी निकलता है, PR1 भी निकलता है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ये रिलेटिव प्रेशर है, तो ये काइंड ऑफ इसका रेशियो, अगर प्रेशर का रेशियो लेंगे तो वो सेम आएगा, टोटल आएगा, रिलेटिव प्रेशर का रेशियो सेम आएगा एक्चुअल प्रेशर का रेशियो, जो कि ये इसी तरह से आपका टेबल बनाया गया है। तो आप सीधा गैस का टेबल यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो PR1 आपका ये निकल के आता है। तो अब मुझे अगर निकालना है T2, उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप वो प्रॉपर्टी निकालें जो कि एयर की है और आप टेबल से देखें, तो वो PR2 भी हो सकती है। और PR2 अगर पता है तो मैं कॉरस्पॉन्डिंगली जो है आपका टेबल में जाऊंगा, वहाँ पे मैं चेक करूँगा PR2 कहाँ पे लाई करता है और टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उस टेम्परेचर को मैं कहूँगा कि वो T2 टेम्परेचर है। तो वो कैसे करेंगे, आपको पता है कि P2/P1 जो है दी हुई है, और ये आपका PR2/PR1 होगा। इसका मतलब ये है कि मैं PR2 निकाल सकता हूँ, जो कि 8 टाइम PR1 है। तो यहाँ से आपका 11.09 आता है। अब ये मैं टेबल देखता हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है एयर का। तो एयर की टेम्परेचर जो है वो निकल के आती है 540 केल्विन। ठीक है, और इसकी इंथैल्पी निकल के आती है फिर 544.35 किलो जूल्स पर केजी। अगेन ये टेबल लेना है, टेबल हमें A17 जो मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा एयर के ये सब टेबल्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम प्रोसेस लेंगे 3-4। ठीक है, अब ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये एक्सपेंशन है, टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है। और हमें पता है T3 पता है, क्योंकि T3 आपको पता है इनलेट कंडीशन टरबाइन का। इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल के हिसाब से S3 ये है, तो और PR3 ये है। अब हमें पता है कि PR4/PR3 जो है वो आपका P4/P3 होगा। बट P3/P4, P3 जो है P2 और P3 कांस्टेंट है, P4 और P1 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि P4/P3 जो है वो, इसको हम P2/P1 भी कह सकते हैं, जो कि 1/R होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि PR4 निकालने के लिए हमें PR3 मल्टीप्लाइड बाई 1/R, और हम 8 डालेंगे, जिससे आपका ये वैल्यू निकलता है 41.36। और उसी तरह से जैसे अभी बाकी निकाला है हमने, यहाँ से आप फिर टेबल में देखेंगे, जो टेबल में ये वैल्यू को चेक करने के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो निकालेंगे, तो निकल के आता है आपका 770 केल्विन। ये हो गया आपका टरबाइन के एग्जिट में। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकल के आती है एंथैल्पी की 789.37 किलो जूल्स पर केजी। तो आपने ये जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ तो निकाल दी जो चाहते थे। अब बैक वर्क रेशियो निकालना है। अब बैक वर्क रेशियो हमने जैसे कहा था कि ये
बेसिकली बैक वर्क ये बी है, पार्ट बी है, तो बैक वर्क रेशियो एक फ्रैक्शन है जो कि आपका टरबाइन का है, जो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो आर है वो फ्रैक्शन है, तो ये है आपका डब्ल्यू कंप्रेसर इन, तो उसी फ्रैक्शन ऑफ जो टरबाइन का वर्क है उसका फ्रैक्शन हमें कंप्रेसर के लिए यूज़ करना है, कंप्रेसर चलाने के लिए। इसका मतलब कंप्रेसर का जो वर्क इन है उसको अगर डिवाइड करें आप टरबाइन के वर्क से, तो आपको ये ब्रैक वर्क मिल जाएगा। तो कंप्रेसर का वर्क निकालने के लिए ये कंप्रेसर वर्क क्या है, सिंपल सा है, कंप्रेसर काम हो रहा है H2 माइनस H1, ये आपका कंप्रेसर का है H2 माइनस H1, और ये आपका जो एंथैल्पी चेंज आएगा इसमें ये निकल के आएगा टरबाइन का, तो ये हो गया H2 माइनस H1 और ये हो गया आपका H1 माइनस H3 माइनस H4। तो ये वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये अब यहीं पे हमने सब लिखा है, H3 लिखा है, H2 लिखा है, H1 लिखा है, H2 लिखा है, H3 H4 लिखा है। तो इसे अगर प्लग इन करें तो ये निकल के आता है 0.403। इसका मतलब 40.3% जो है टरबाइन का वर्क जो है वो कंप्रेसर में जा रहा है, कंप्रेसर के लिए जा रहा है, कंप्रेसर का वर्क बनता है 40.3% टरबाइन का आप यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब केवल जो है आपका 59.7 जो है आपका परसेंटेज वो एक्चुअल आपका वर्क आउटपुट है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी की। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो उसके लिए आपको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि आप डब्ल्यू नेट आपको पता है, और डब्ल्यू नेट जो है डिवाइड बाय क्यू इन, ये है आपका 1 माइनस क्यू आउट डिवाइड बाय क्यू इन भी हो सकता है। और इसमें चूँकि आप डब्ल्यू नेट अपने कैलकुलेट भी किया है टोटल डब्ल्यू नेट का, ये भी हो सकता है कि डब्ल्यू नेट ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन, जो कि अभी आपने किया है क्योंकि आपने टरबाइन का निकाला और फिर आप कंप्रेसर का निकाला, मतलब ये आपने जो निकाला ये डब्ल्यू आउट हो गया, ये डब्ल्यू इन है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। और ये आप अपना क्यू इन करेंगे जो कि H3 माइनस H2 है। तो इसे प्लग इन करें सब वैल्यूज़ को, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 0.426। ठीक है, ये आपका 42.6% ईट आएगा, ये थर्मल एफिशिएंसी निकल के आती है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इसको आप जो एक्सप्रेशन निकाला 1/RP माइनस 1/K से, नाउ इसमें जो हमने किया था इसमें कोल्ड एयर का एजम्पशन नहीं था, एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन था, लेकिन वेरिएबल ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि वेरिएबल हीट कैपेसिटी या वेरिएबल स्पेसिफिक हीट यूज़ करना है, लेकिन इसमें कोल्ड एयर का एजम्पशन नहीं था। कोल्ड एयर में क्या होता है कि आप ये कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट मान सकते हैं। तो कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन इसमें आप कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, ठीक है, अगर ये मानते हैं तो आप ये ईटा जो है आराम से ये निकाल के 1 माइनस 8 1.4 माइनस 1/1.4 ये निकल के आता है 44.8। इसका मतलब बहुत ही क्लोज है, और हमारा एजम्पशन मोरलेस हम जो स्पेसिफिक हीट का जो चेंजेस है टेम्परेचर से उसे इग्नोर कर सकते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं ये ब्रेटन साइकिल के लिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। बट अगर आपके पास जो टरबाइन यूज़ कर रहे हैं या कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं वो उसमें अगर इनएफिशिएंसी आती है, इरिवर्सिबिलिटी आती है, तो आपको उसका एफिशिएंसी 100% नहीं होगा, तो एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे में ये
टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट है 1 to 2 अगर देखें तो ये आपका जो वर्टिकल लाइन है ये तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे है, मतलब कि आइडियल कंडीशन पे। यहाँ पे जो 2A है ये वो पॉइंट आएगा जिसमें कि आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी यहाँ पे, इसलिए 2A यहाँ पे आएगा। और दूसरा जो अगर हीट जो एक्सपेंशन प्रोसेस है ये तो आपका कंप्रेशन हो गया, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है ये भी इसमें अगर रिवर्सिबिलिटी है तो 3 से 4 वर्टिकल ड्रॉप नहीं होगा आपका एंट्रोपी में, टेम्परेचर में वर्टिकल लाइन नहीं होगा टेम्परेचर से एंट्रोपी वाला प्लॉट में, तो ये एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगा। और ऐसे केस में आपका 3 to 4A इस तरह से शो करेगा, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और ये आपका जो 4A है ये हायर एंट्रोपी पे आएगा। बट नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे प्रोसेसेस पे प्रेशर भी ड्रॉप करने लगता है, इसलिए ये डैश लाइन दिखा रहा है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पॉइंट है, बट कुछ हद तक प्रेशर ड्रॉप भी करता है, तो उसको हम लोग इलस्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं इस ढंग से। बट इस लेक्चर में या इन जनरल हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। तो ईटा जो कंप्रेसर का होगा वो इस तरह से होगा, WS जो आइसेंट्रोपिक वर्क है बाय WA, और ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे H2S माइनस H1 डिवाइड बाई H2A, मतलब जो एक्चुअल है माइनस H1। तो S का मतलब ये है आइसेंट्रोपिक, और इसी तरह से आप WTA कहेंगे जिसमें कि WA एक्चुअल जो वर्क आउटपुट होगा डिवाइडेड बाई WS, क्योंकि नोट कीजिए हम लोग उल्टा यूज़ करते हैं कंप्रेसर में और टरबाइन में ये रेशियोज़ को, क्योंकि ईटा जो है लेस देन 1 होना है। और ये निकल के आएगा आपका, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग, H3 माइनस H4A डिवाइडेड बाई H3 माइनस H4S, ठीक है। सो अब इसी को आप चाहे तो प्रॉब्लम सॉल्व में यूज़ कर सकते हैं। जो पहले हमने जो प्रॉब्लम किया था उसमें अज्यूम कर लेते हैं कि भाई कंप्रेसर की इफ़िशियंसी 100% नहीं है, अब 80% है, और टरबाइन की इफ़िशियंसी 85% है। अब क्या होगा बैक वर्क रेशियो में, क्या वो ज़्यादा हमारा वर्क जो है करना, ज़्यादा फ्रैक्शन हमारा जो टरबाइन का वो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, मतलब कितना एक्चुअल हमारा यूज़फुल वर्क होगा टरबाइन का निकल के जो आएगा। और इसी तरह थर्मल एफिशिएंसी में क्या चेंज होगा, टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। चलिए इसको करते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व। तो कंप्रेसर हमें दिया हुआ है ईटा, अगर दिया हुआ है 80%, तो इसका मतलब W कंप्रेसर जो इन है वो WS बाई ईटा C है, और WS का वैल्यू हमने निकाला, यहाँ पे नहीं है था, लेकिन हमने नहीं निकाला था, तो ये WS जो निकला था जो कि ये कंप्रेसर इन है ये आपका 244.16 किलो जूल्स पर केजी था। इसी तरह ईटा जो था, ईटा WS जो टरबाइन के लिए था, ये कंप्रेसर के लिए था, वो था 606.60 किलो जूल्स पर केजी। तो ये वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं आगे इस वाले प्रॉब्लम में। और यहाँ पे नोट कीजिए WS लिखा हुआ, W कॉम्प इन इज इक्वल टू WS डिवाइडेड बाई ईटा C। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 244.16 किलो जूल्स पर केजी, जो हमने पहले प्रॉब्लम में निकाला था, जो कि सिंपली आपका H2 माइनस H1 होगा, और ये आपका ईटा निकल के आता है 0.8 जो बताया गया है। तो यहाँ से आ गया आपका एक्चुअल कंप्रेसर का जो वर्क जो कि ज़्यादा होगा जो आइडियल कंडीशन से। इसी तरह टरबाइन का हो जाएगा टरबाइन आउट, ये होगा ईटा T WS, यहाँ पे निकल के आएगा आपका 0.8, और आइडियल जो वर्क कर रहे हैं टरबाइन का आइसेंट्रोपिक कंडीशन में वो है 6, वर्क हो रहा है जो टरबाइन से जो आउटपुट हो रहा है दे रहा है वो है 606.60 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। तो ये निकल के आया 15.61 किलो जूल्स केजी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक्चुअल वर्क इन हो गया कंप्रेसर का, और दूसरा हो गया एक्चुअल टरबाइन आउट। तो बैक वर्क रेशियो है वो है आपका रेशियो ऑफ लेट्स से वर्क, इसको RBW कहते हैं अगर, तो ये हो गया W कॉम्प इन एंड W टरबाइन आउट
ये निकल के आता है, इसको आप यूज़ कीजिए तो ये हो गया 305.20 डिवाइडेड बाई 515.61, ये निकल के आया 0.592। ठीक है, तो पहले हम लोग था कि 40 समथिंग के आसपास था, यहाँ पे ये 59.2% जो है वापस इसको यूज़ करना पड़ेगा, और 59.2% ऑफ जो टर्बाइन का वर्क को यूज़ करना पड़ेगा कंप्रेसर के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया इस एफिशिएंसी। थोड़ा सा हमने 20% क्या रिड्यूस हुआ कि इसका अच्छा खासा हमारा वर्क जो है वो वापस का यूज़ करना पड़ेगा, तो ओवरऑल हमारा जो वर्क आउटपुट हो गया वो कम हो गया, तो नेचुरली थर्मल एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी। इसको हम लोग और निकालते हैं कैसे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ईटा जो है वो डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई क्यू एन करते हैं। ठीक है, तो नेचुरली इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो टेम्परेचर जो है अब कंप्रेसर पे हायर जो एग्ज़िट है, कंप्रेसर से जो एग्ज़िट कर रहा है गैस, वो हायर टेम्परेचर पे एग्ज़िट करेगा, बिकॉज 2A एट हायर टेम्परेचर है। ठीक है, नोट कीजिए। तो कुछ पार्ट उसका एंथैल्पी में ऑफ कोर्स चेंज आएगा, तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सो क्यू इन जो है, ओके, तो क्यू इन जो है आपको निकालने के लिए देखना पड़ेगा। क्यू इन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्यू इन है, जो क्यू इन हो जाएगा आपका H3 माइनस H2A। ठीक है, तो क्यू इन यहाँ से H3 माइनस H2A है। अब H2A निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो वर्क किया है, ये वर्क इफेक्टिवली 1 से 2A तक पहुँचाया है वर्क में, जो आपने कंप्रेसर वर्क किया, तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं कि W कॉम्प जो वर्क किया है, एनर्जी बैलेंस अगर करेंगे तो ये आ जाएगा H1 H2A माइनस H1। इसका मतलब H2A जो है वो H1 प्लस W कॉम्प इन। तो अब ये हमें पता है, तो ये ऑलरेडी 305 है। H1 हमने पहले निकाले हुए हैं, H1 H2 ये सब जो है आइडियल कंडीशंस के निकाले हुए हैं। H1 जो है वही यूज़ करेंगे, इनिशियल जो आपका पॉइंट एंथैल्पी है गैस स्टेट 1 में, तो ये निकल के आता है 300.1 प्लस 305.20, तो ये निकल के आएगा 605.39 किलो जूल्स पर kg। और यहाँ पे आप टेबल फी यूज़ करेंगे, और टेबल से निकालेंगे आप T2A जो निकल के आता है 598 केल्विन। तो आपको ये H2A मिल जाता है। अच्छा, इसी तरह क्यू इन आप निकाल सकते हैं आप, क्योंकि क्यू इन जो है H3 है। H3 आपको पहले से पता है, ये पहले वाले उसमें दिया हुआ है, क्योंकि इनलेट कंडीशन वही रख रहे हैं उसी टेम्परेचर में जो कि 1300 केल्विन पे है, तो H3 आपको पता है। सो क्यू इन जो है H3 माइनस H2A, तो ये पहले हम लोगों ने निकाला हुआ है, माइनस अभी जो निकाला है H2A 605.39, तो ये निकल के आता है 790.58 किलो जूल्स पर kg। ठीक है, तो अब हमें W नेट निकालना है। W नेट जो है वो W आउट माइनस W इन, तो W आउट तो अभी दिया हुआ, अभी निकाला था हमने 500 जो आपका टर्बाइन आउट था 505.61 माइनस जो है 305 पॉइंट जो कि कंप्रेसर का है, तो ये एक्चुअल नेट आउट तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 210.41 किलो जूल्स पर kg। अब ईटा जो निकल के आएगा आपका 210.41 डिवाइडेड बाई 790.58, सेम यूनिट्स हैं 0.266, मतलब ये 26.6। अगर आप नोटिस करें पहले जो हमने किया था तो इसमें आपका 42.6 आई थी, नोटिस कीजिए 42.6 से आपका एफिशिएंसी जो है इसका टरबाइन का एफिशिएंसी जो है वो 26.6 में चला गया। इतना थर्मल एफिशिएंसी ड्रॉप कर गया एक इनएफिशिएंसी से। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या इशू है इसमें। और इसके बाद अब टेम्परेचर आपको निकालना था, तो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको टरबाइन जो वर्कआउट है वो है H3 माइनस H4A, और इससे आप निकालेंगे H4A जो है आपका H3 माइनस W
टर्बाइन जो आउट है जो कि 515.61 है, S3 आपको पहले से पता है, ठीक है, 5.97 था, तो ये निकल के आता है 880.36 किलो जूल्स पर केजी। यहाँ से आप निकालेंगे, टेबल देखेंगे, यहाँ से निकालेंगे आप T4A जो कि 853 केल्विन था, ठीक है। तो ये नोटिस कीजिए आपका ये टेम्परेचर जो है वो भी कंसिडरेबल हायर है जो कि कंप्रेसर जो एग्जिट से है, ओके। तो इससे ये समझ में आता है कि चूँकि टेम्परेचर भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। अब इसको वापस इसमें लाने के लिए आपको जो कंप्रेसर के एग्ज़िट हैं, नॉर्मली इसको सजेस्ट करता है कि टेम्परेचर के जो एग्ज़िट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कंप्रेसर में, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ सके। तो उसे इसी कॉन्सेप्ट को रीजनरेशन कहते हैं, जो कि लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। और इसमें क्या होता है कि जो कंप्रेसर जिस टेम्परेचर पे निकला, ओके, इनपुट आपका एयर आया, यहाँ कंप्रेस किया, इस थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ा, ठीक है, लेकिन इसको और इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं रीजनरेशन से, जो कि टरबाइन के एग्ज़िट से निकल रहा है। जैसे हमने कहा था कि 4 जो टरबाइन का एग्ज़िट है, अभी हमने देखा एग्जांपल में कि 4 के एग्ज़ैक्ट के टेम्परेचर हायर होता है, तो इसी को यूज़ करते हैं, कुछ इसी को यूज़ करते हैं जिसके हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सचेंजर यूज़ करके। तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता है, इसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे 2 पे था टेम्परेचर, तो इस 2 से लेके 5 तक पहुँच जाते हैं, तो जिससे कि हमें कंबशन का जो एडिशनल एनर्जी है उसको कम करना पड़ेगा, उस पर खर्चा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हमने कंप्रेसर के जो गैस आउटलेट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टरबाइन के एग्ज़िट को यूज़ कर रहे हैं फ्यूल को, और इस कॉन्सेप्ट को रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेटर। और ठीक है, इससे आपके थर्मल जो इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाती है ब्रेटन साइकिल की। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को रीजनरेशन साइकिल में हम यूज़ करते हैं। इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसमें आप चाहे तो इसके बारे में और जान सकते हैं, अपने बुक्स में पढ़ सकते हैं, और काफ़ी लिटरेचर है इसके बारे में। बट इसको समझाना था कि ये कैसे जो आजकल जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, उसमें ये सब जो ऑप्टिमाइजेशन है ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ये सब सोच बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कैसे जो चीज़ हायर टेम्परेचर पे है उसका एक एक्सर्जी है उसको कैसे यूज़ किया जाए, और इसी प्रोसेस में जिससे कि प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जाए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। तो आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया आपको, आप समझ पाए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, किस तरह से रेसिप्रोकेटिंग इंजन काम करता है। 2 तरह के हैं आपके, एक तो आपका स्पार्क इग्निशन हो गया, एक कंप्रेशन इग्निशन हो गया, और एक आपका थर्ड आपका जो गैस टरबाइन है, जो कि एक अलग से पावर प्लांट की तरह काम करता है, या आपका प्रोपल्शन सिस्टम में काम करता है, जिसे हम ब्रेटन साइकिल कहते हैं। तो और उसके बाद ब्रेटन साइकिल क्या और भी हम कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और एफिशिएंट बनाने के लिए, जिसमें कि इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन, ये सब कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो आप अलग से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसको आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ।